नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी। कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट जो मैंने नोट किए हैं और मुझे ये लगता है कि इन इन मुद्दों की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी और उसको नुकसान उठाना पड़ा। आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट, कोई थॉट है कि भी कांग्रेस इसलिए हारी, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे भाइयों से मेरा एक निवेदन है, जो भी मेरे भाई मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। ये बिल्कुल फ्री है। तो 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ कि कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाई थी अब तक। 2024 में ये मौका बीजेपी को दिया है हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का। 90 सदस्यीय विधानसभा है हरियाणा की। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है 46 और बीजेपी जीती है 48 सीट और कांग्रेस को जो इस बार सीटें मिली हैं उनकी संख्या है 37। दोनों पार्टियों में वोट शेयर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1% के आसपास वोट शेयर में फर्क है। पर सीटों का गैप यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1% भी बहुत मायने रखता है। बहुत ही क्लोज फाइट थी दोनों पार्टियों के बीच में और हरियाणा के लोग जिनसे मैं मिला वो भी यही मानते थे कि कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। पर कांग्रेस को ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है हार, और कांग्रेस के नेता तरह तरह के बहाने बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि भाई मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो वो मैं आपके सामने पॉइंट रखता हूं। पॉइंट नंबर 1, हरियाणा में जाट वर्सेस ऑल कर देना, और ये खासकर कांग्रेस के द्वारा ही इसके ऐसे संकेत दिए गए थे कि जाट एक तरफ हैं और बाकी सारे लोग एक तरफ हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसी मुद्दे ने किया है हरियाणा में कि जाट वर्सेस ऑल ये मुकाबला हो गया था। और नंबर दो पर जो मैंने सोचता हूं वो है कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण पर इंडिया से बाहर, जब वो विदेश में थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि एक समय आने पर हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इस बयान को भी जनता ने सीरियस शायद लिया है, क्योंकि भारत की जो जनता है, जो मतदाता है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है। वो आपके सामने बोलेगा नहीं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर कुछ बातें होती हैं जो मतदाता अपने दिमाग में नोट कर लेता है, और बटन दबाते हुए ईवीएम का ये बात उसके दिमाग में होती है। तो शायद इसका भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो। तीसरा है जम्मू कश्मीर चुनाव में, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव था, उसमें कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने बार बार ये मुद्दा उठाया था कि हम जम्मू कश्मीर में पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे और जो धारा 370 कश्मीर से हटाई गई है हम उसको वापस लेंगे, ये हमारा अधिकार है। तो कांग्रेस ने इसका ना तो खंडन किया, ना ही इसके विरोध में कुछ बोला। एक तरह से उसका मूक समर्थन कांग्रेस का एनसी के साथ था। तो उसके बाद लोगों के दिमाग में ये भावना एक घर कर गई कि शायद जो एनसी अभी बोल रही है कि हम विधानसभा चुनाव के बाद और धारा 370 को वापस लाएंगे और ये हमारा मूल मुद्दा है, तो कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। ये बात और लोगों के दिमाग में शायद घर कर गई। कांग्रेस ने कभी भी इस चीज़ का खंडन नहीं किया। नंबर 4 कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक करने पर भी कभी नहीं हिचकिचाए, और उन्होंने जितना भी हो सका मोदी पर पर्सनल अटैक किया था। और जब जब मोदी पर पर्सनल अटैक हुआ है तब तब कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा हुआ है। एक ये भी हो सकता है। और इसमें पॉइंट नंबर 5 है कि जो हरियाणा की बड़ी दलित नेता कुमारी सैलजा,
उनको साइड कर देना, एक तरह से उनको बिल्कुल साइड कर दिया गया था। और भूपेंद्र हुड्डा की ही चली है शुरू से आखिर तक। और कुमारी सैलजा ने इस चुनाव प्रचार भी कुछ दिन के लिए नहीं किया था, और उनका चुनाव प्रचार में ना जाना वोटर को सीधा सीधा मैसेज था कि भाई दलितों की जो सबसे बड़ी नेता है उसकी रिस्पेक्ट या उसकी वो वैल्यू नहीं है कांग्रेस में जो होनी चाहिए। तो इस मुद्दे ने सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से दलितों पे असर डाला है, जो दलितों का वोट कांग्रेस से छिटक गया इस इलेक्शन में। मुद्दा नंबर 6, कांग्रेस ने गलती करी भाजपा को हल्के में लेने की और मोदी की लोकप्रियता को, जैसे राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया है 2024 के इलेक्शन के बाद, जो लोकसभा के चुनाव थे उसके बाद उन्होंने एक अलग तरीके से उनकी टोन हो गई थी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि मोदी की लोकप्रियता अब बिल्कुल घट गई है, मोदी का जादू खत्म हो गया है और बीजेपी को हरियाणा में बहुत हल्के में ले गए। बस एक मुद्दा ये हो सकता है। और एक मुद्दा ये भी मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था हरियाणा चुनाव में, और उन्होंने 90 में से 28 सीट जाट कम्युनिटी से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को दी। तो इससे जो जाट वर्सेस ऑल का जो मैंने आपको बताया था, वो सोच, वो थिंकिंग और मजबूत हुई थी, इसका भी फर्क पड़ा होगा। बाकी एक मुद्दा जो है, जो मेरी समझ से जो बहुकोणीय मुकाबला हुआ हरियाणा में, वो एक मुद्दा है जेजेपी और आजाद समाज पार्टी, ये गठबंधन कर अलग लड़े थे, और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी अपना गठबंधन बनाकर अलग लड़ी थी, और आम आदमी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, वो अपने दम पर अकेले लड़ी थी। तो ये जो एंटी बीजेपी बोर्ड था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की भाजपा के खिलाफ, वो वोट कई जगह बट गया, और वो वोट के बटने की वजह से भाजपा को इसका सीधा सीधा फायदा मिला। और ये कुछ मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब मैं बताता हूं बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया हरियाणा में कि जैसे राहुल गांधी ही आने वाले टाइम में यहाँ सीएम बनने वाले हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि राहुल गांधी अब बहुत मैच्योर हो गए हैं और वो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। पर मैं अभी भी बात आता हूँ आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मोदी के बराबर अभी भी राहुल गांधी मैच्योर नहीं हुए हैं, और ना ही इतनी परिपक्वता उनमें आई है कि वो मोदी को टक्कर दे पाए आज इतने साल राजनीति करने के बाद भी। तो ये कुछ बातें थी जो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी है। अब कांग्रेस जब इलेक्शन हार गई है, चुनाव हार गई है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो कांग्रेस ने अपना पुराना टेप फिर से बजाना शुरू कर दिया है। ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम में कहीं गड़बड़ी थी, इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है, और वो एक दुहाई दे रहे हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की जहां तक बात है, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पहली बार फेल नहीं हुए हैं। 2004 में जब इलेक्शन हुआ था और अटल बिहारी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, किसी भी चैनल के एग्जिट पोल या किसी प्रिंट मीडिया, किसी भी सर्वेक्षण एजेंसी ने ये घोषणा नहीं करी थी, ये कयास भी नहीं लगाया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 का इलेक्शन हार जाएंगे, और जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल थे, बुरी तरह मुंह के बल गिरे थे, धराशायी हो गए थे। फिर मैं आपको बताता हूं कि एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में अभी जो पीछे विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी और भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल धड़ाम हो गए थे, बिल्कुल उसके उलट नतीजे आए थे। तेलंगाना में भी किसी ने ये तो बोला था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, पर यह किसी ने नहीं बोला था कि अपने दम पे इतना बड़ा बहुमत वो हासिल करेगी।
एग्जिट पोल फेल हुए। कर्नाटक में भी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी की इतनी बुरी हार होगी। हिमाचल प्रदेश जो आपका पड़ोसी राज्य है, हिमाचल प्रदेश में भी एग्जिट पोल फेल हुए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो उसके उलट एकदम नतीजे आएंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आपके सामने है, उदाहरण सामने है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जिट पोल, सर्वेक्षण एजेंसी, किसी भी ओपिनियन पोल में ये नहीं बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत पाएगी या समाजवादी पार्टी 37 सीट जीत पाएगी। किसी ने भी नहीं बोला था कि बीजेपी वहां पर हार जाएगी, बीजेपी इतना बुरी तरह से हारेगी और 37 सीट पर सिमट के रह जाएगी। तो एग्जिट पोल के भरोसे अगर कांग्रेस के नेता बैठे हैं तो उनका भगवान मालिक है। एग्जिट पोल यूपी में किस कदर फेल हुए थे, खासकर अयोध्या फैजाबाद की सीट। बीजेपी तो क्या पूरे भारत में किसी ने से सोचा नहीं होगा कि यूपी में फैजाबाद, अयोध्या में भी बीजेपी हार सकती है। पर यह भारत की जनता है, जनार्दन है, यही फैसला करती है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो मर्जी बताते रहें, पर जनता जिसको वोट देती है, जिसको चुनती है, वही सिकंदर होता है। और कांग्रेस के कुछ नेताओं के मैंने 1-2 बयान सुने हैं, जिनमें खासकर जयराम रमेश और पवन खेड़ा जो एक पीसी उन्होंने करी थी, उनमें वो कह रहे थे ये चुनाव नतीजे स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार नहीं है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे इस चीज की कि ये तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। और उन्होंने सीधा सीधा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे ही आरोप लगाए हैं कि भाई ईवीएम हैक हो गई थी, ईवीएम स्लो हो गई थी, तरह तरह के उनके मन में जो भी आया है उन्होंने आरोप लगाए हैं। मैं आपको बताता हूं, लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आए थे, आपने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखा था उस दिन, आपने योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखा था उस दिन, पर उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाए। जनता का जनादेश था, सर माथे पे रखा और किसी पर आरोप नहीं। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था शाम को बीजेपी मुख्यालय में, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी चूक गई सरकार बनाने से पिछली बार से, और हर बार से ज्यादा उसका अच्छा परफॉर्मेंस है। इस बार 1 सीट ज्यादा आई है। पर कांग्रेस गठबंधन और जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्षेत्रीय पार्टी, उसको बहुमत मिला है। गठबंधन में लड़े थे, पीडीपी का बुरा हाल है, फिर भी मोदी ने किसी को कुछ नहीं बोला, जो जनादेश था उसको सर माथे पर रखा। और कांग्रेस जे आरोप प्रत्यारोप करेगी, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, कहां पर गलती हुई है, कहां पर चूक हुई है। जीता हुआ चुनाव कैसे हम हार गए, हरियाणा में कैसे कांग्रेस हार गई, क्यों हार गई, ये बवाल करने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अभी तो झारखंड और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना है, क्योंकि 2024 मोदी की लोकप्रियता की बात है, लोकप्रियता मोदी की कभी कम नहीं हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में उनको झटका लगा, जनता को भी समझ आया, जनता को भी ये भरोसा था कि मोदी तो जीत ही जाएंगे। वो नहीं निकले घरों से, या उन्होंने किसी और को जाति के नाम पर या अपने इलाके के नाम पे वोट दे दिया। बाद में जनता को भी ये चीज़ रियलाइज हुई कि हमने ये गलत किया और मोदी का साथ नहीं दिया। जिस आदमी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमने उसका साथ नहीं दिया, तो हम किसका साथ देंगे। तो शायद जनता को ये भी रियलाइज हुआ है, ये भी एहसास हुआ है बाद में कि ये जो हुआ है गलत हुआ है, और जनता इसकी भरपाई हरियाणा के इलेक्शन में कर दी है और आगे झारखंड और महाराष्ट्र में भी करेगी। मैं आपको मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी हरियाणा की तरह ही भाजपा जीतेगी और झारखंड में तो पक्का जीतेगी। और देखते हैं कांग्रेस के नेता आगे क्या क्या आरोप लगाते हैं और क्या क्या रोना और ये रुदन मचाते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं, किस किस एजेंसी पर आरोप लगाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।